हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं आज आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र लेकर के आई हूँ। इसमें आज हम सामाजिक अध्ययन के 2016 से लेकर 2022 तक जितने प्रश्न पत्र हुए हैं उन्हीं में से कुछ प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने जा रहे हैं। सारे के सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे और क्लास होने के बाद एक बार ज़रूर कमेंट करके बता दिया करो क्लास कैसी रही, कैसा लगा आप लोगों को और कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। मैं जब आप लोगों के कमेंट देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी दिशा में चल रही है। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, कलहर द्वारा रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, इंडिका या युद्धचरित। तो कल्लर के द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है राजतरंगिणी, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड, पिरामिड संबंधित हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से या क्रीट की सभ्यता से। तो जो पिरामिड थे आपके वो संबंधित हैं मिस्र की सभ्यता से, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। कहाँ पे मिला था आपका वृहत स्नानागार? तो वृहत स्नानागार मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी आपकी राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, और हड़प्पा जो स्थल है इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। सबसे पहला स्थल आपका हड़प्पा खोजा गया था, ध्यान रखिएगा। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में, वैशाली में, मगध में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी स्थान में। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु हुई है कुशीनारा में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? कि कुशीनारा में। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो हुआ था बोधगया में। ज्ञान की प्राप्ति का स्थल क्या है? बोधगया। पहला उपदेश इन्होंने दिया है सारनाथ में। और आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हुए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। सभी को नोट कर लेना अगर आप चाहें तो, और अगर आपको याद हो गई है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो दजला फरात नदियों के किनारे जो विकसित हुई है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, परिक्रमण कहते हैं ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना, आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना, उल्का पिंडों द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो परिक्रमण हम कहते हैं ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना, और ग्रहों का अपनी अक्ष पर घूमना, जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो वो कहा जाता है परिभ्रमण। अगला प्रश्न है, चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, मंगल का, बृहस्पति का या शुक्र का। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ साइड में जो अक्षांश है उसको कहा जाता है कर्क रेखा। मकर रेखा हम कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। वहाँ पर आपको साउथ लिखा हुआ मिल सकता है, दक्षिणी। दो और आपके इम्पॉर्टेंट है, पहला है आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दूसरा होता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तर में आपका आर्कटिक ओशियन है, और उत्तर में आर्कटिक ओशियन है, दैट मीन्स 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसको क्या, वो कौन सा व्रत कहलाएगा? आर्कटिक व्रत। याद करने की ट्रिक है, इसको इस तरीके से ही याद करो। 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है इसको हम क्या बोलेंगे? आर्कटिक व्रत, ठीक है। और 66.5 डिग्री जो आपका दक्षिणी अक्षांश है उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक, किस तरीके से लिख रही हूँ मैं? अंटार्कटिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ग्रीनविच कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को या 100 डिग्री देशांतर को। तो ग्रीनविच हम किसको कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम प्रधान यामोत्तर के नाम से भी जानते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है।
समय रेखा ये होती है, समय को बताती है। अगला है आपका सूर्य है, तारा, ग्रह, उपग्रह या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ग्रीनविच मीन टाइम इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है, अगर आपको यहाँ ध्यान है तो। सूर्य क्या है? तारा है, ग्रह है, उपग्रह है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य हमारा तारा है, इसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष होता है प्रधान, महापौर या मेयर, खंड विकास अधिकारी या मुख्य कार्यपालिका अधिकारी। तो नगर निगम के अध्यक्ष को हम बोलते हैं मेयर या फिर महापौर। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 12th क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होता है। क्षेत्र पंचायत कौन से स्तर पर होती है? आपकी ब्लॉक स्तर वाली, ठीक है। तो कौन प्रमुख होगा इसका? प्रधान, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख या महापौर। तो इसका जो प्रमुख होता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है 18 वर्ष, 17 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष। तो मतदान करने की न्यूनतम आयु है आपकी 18 वर्ष। आप सभी लोग 18 वर्ष से ऊपर के ही होंगे, यानी कि मतदान करने का अधिकार है आपको। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, अगर वोटर कार्ड नहीं बने हो तो अपने वोटर कार्ड बनवा लीजिए। आगे आपका अगला इलेक्शन आने ही वाला है 2024 में, आप सभी उसमें मतदान का आनंद उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय वन की वनस्पति है चीड़, सुंदरी, रबड़, कैक्टस। मरुस्थलीय वन में जो वनस्पति पाई जाएगी क्या होगी वो? तो वो होती है कैक्टस। रामायण की रचना की है वाल्मीकि द्वारा, वेदव्यास द्वारा, कौटिल्य द्वारा या महात्मा बुद्ध द्वारा। तो रामायण की रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने करी है महाभारत की रचना और कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत फेमस है। महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ हैं बौद्ध साहित्य के वो फेमस हैं, उपदेश कह सकते हैं इनके। नेक्स्ट आपका 2016 का ही सेकेंड पेपर है, ये दूसरी बार पेपर हुआ था। इसका पहला प्रश्न है, गद्य और पद्य में रचित वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बताओ गद्य और पद्य दोनों में रचित कौन सा वेद है? तो गद्य और पद्य दोनों में रचित है हमारा यजुर्वेद, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है? तो कर्म कांडों का वर्णन मिलता है, ध्यान रखना। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, गायत्री मंत्र इसमें मिलता है, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में किया गया है। और दूसरी इसकी विशेषता क्या है? प्राचीनतम वेद है ये। सामवेद में किसका वर्णन है? तो संगीत का वर्णन मिलता है सामवेद में। अथर्ववेद हमारा जादू टोने वाला है और इसमें औषधि वगैरह की जानकारी भी मिलती है, ध्यान रखिए। अगला है, अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर ऋग्वेद। तो जो सत्यमेव जयते है ये लिया गया है किससे? मुंडकोपनिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं स्टार बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन या अपरिग्रह। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। महापरिनिर्वाण कहलाती है उनका देह त्यागना, जो उन्होंने शरीर का त्याग किया था वो घटना होती है महापरिनिर्वाण। और धर्मचक्र प्रवर्तन होती है, जब इन्होंने उपदेश दिया था उस घटना को बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस घटना को कहा जाता है संबोधि या फिर प्रबोधि। जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में, ठीक है। अगला इनका क्या था? इनकी वो जो मैंने बताई थी, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी कि देह इन्होंने कहाँ त्यागी थी? तो देह इन्होंने त्यागी थी कुशीनारा में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इनका जो सबसे अधिक उपदेश के लिए स्थान फेमस है वो है श्रावस्ती। ध्यान रखना कुछ ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ। साथ साथ ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया में, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? शैव धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म या जैन धर्म। तो स्यादवाद जो है वो जैन धर्म का मूल आधार है। नेक्स्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या वैष्णव धर्म। तो श्वेतांबर और दिगंबर हैं इनका जैन धर्म से जुड़े हुए, ठीक है। श्वेत है अंबर, जिसके लोग श्वेत कपड़े पहनते हैं, श्वेतांबर वाले। और दिगंबर दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, यानी कि ये
वस्त्रों का इन्होंने त्याग करके रखा हुआ है, दिशाएं ही इनका अंबर है, तो वस्त्र ये नहीं धारण करते हैं। अगला है आपका प्रश्न, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है, यानी कि धर्म इसका वर्णन इस साहित्य में नहीं मिलेगा। इनमें से कौन सा साहित्य आपका ऐसा है जिसमें धर्म का वर्णन नहीं है? राजतरंगिणी, जातक कथा, महाभारत या रामायण? तो देखो, महाभारत रामायण तो ऑटोमेटिक है ही, हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। जातक कथा में भी धर्मों का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी नहीं है। राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? राजाओं का वर्णन मिलता है। इसमें कश्मीर वगैरह के जो राजाएं हैं। राजतरंगिणी, तरंगिणी का मतलब है नदी, राजाओं की नदी। किसकी पुस्तक है ये? तो ये है आपकी कल्हड़ की रचना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर या प्रधान देशांतर पर? तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, पुच्छल तारा? तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस या जुपिटर? प्लूटो तो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है, बौने ग्रह की श्रेणी में आने लगा है ये। नेपच्यून सबसे दूर है, यूरेनस नेपच्यून से पहले पड़ता है आपका, और जुपिटर, जिस पे अंडरलाइनिंग करनी थी, यूरेनस क्या है आपका? नेपच्यून से पहले आता है, और जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। अगला है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन? तो दिन रात होते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण। मौसम परिवर्तन में होती है कौन सी? पृथ्वी का चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमना, वहाँ पर परिक्रमण गति भी आती है और साथ साथ पृथ्वी का झुकाव भी आता है जब हम मौसम परिवर्तन की घटना पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा? तो 0 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम आपको क्या और सुनने को मिलेगा? विषुवत रेखा। ठीक है, इक्वेटर लाइन भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को या ए व बी दोनों? तो देखो, 23 सितंबर को भी सीधी पड़ती हैं और 21 मार्च को भी सीधी पड़ती हैं। आंसर रहेगा डी ऑप्शन, ए व बी दोनों। 14 क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए? तो ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव किया जाता है 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और आपके जो भीमराव अंबेडकर हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। अगला आपका पेपर है 2017 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार का पहला पालतू पशु था घोड़ा, कुत्ता, गाय या फिर बकरी? तो संसार का सबसे पहला पालतू पशु था कुत्ता, यानी कि रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार हुआ पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या धातु काल में? तो पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में, और इस नव पाषाण में एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो क्या? कृषि का आविष्कार। कृषि भी आपकी सबसे पहले कहाँ देखी गई थी? नव पाषाण काल में। यहीं पर एक चीज़ और बताती हूँ, आग की खोज जो है वो कौन से काल में हुई है? तो वो हुई है हमारी पुरा पाषाण काल में। किसकी खोज हुई है पुरा पाषाण काल में? आग की खोज। ठीक है, आग खोजा गया है पुरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ नील नदी घाटी में, सिंधु नदी घाटी में, यांग टिसी क्यांग नदी घाटी में या दजला फरात नदी घाटी में? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो, एसएसटी में मैं कुछ नहीं बताऊंगी, महत्वपूर्ण है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में मिल रहा है, हो सकता है ये आपको वेरी शॉर्ट में मिल जाए, सब इंपॉर्टेंट है। और एसएसटी का ये है ना, एक तरीके से समंदर है पूरा, जितना भी पढ़ लो कम है।
तो इसलिए सब इम्पॉर्टेंट है। जितना एसएसटी का करा रही हूँ प्रीवियस ईयर, सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, चाहे एमसीक्यू में मिल जाए, एमसीक्यू के क्वेश्चन चाहे आपको वेरी शॉर्ट में आ जाए, ज़रूर आएंगे क्वेश्चंस। अगला क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ, तो ये हुआ था दजला फरात नदी घाटी की नदी घाटी में। क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये। पिरामिड किस देश में है, यूनान, रोम, मिस्र, ये सऊदी अरब, तो ये है आपके मिस्र देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक थे, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, नानक देव, पार्श्वनाथ। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो कौन है, हमारे ऋषभ देव हैं। तो जैन धर्म की स्थापना भी किसने की है, ऋषभ देव ने की है। लेकिन अब हुआ क्या, जैन धर्म को जो ख्याति मिली वो मिली महावीर स्वामी के शासन, महावीर स्वामी के समय में। इसलिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं महावीर स्वामी। अब हमारा आंसर डिपेंड करेगा प्रश्न और उत्तर दोनों पर। अगर हमसे पूछा गया जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। अब प्रश्न पूछता है जैन धर्म के संस्थापक कौन है, और वहाँ पर ऑप्शन ऋषभ देव मिलते हैं, तो ऑप्शन ऋषभ देव ठीक रहेगा। वापस आओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा है जैन धर्म के संस्थापक थे, और क्वेश्चन में ऋषभ देव नहीं दिए हैं, तो आपका संस्थापक में आंसर क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी। जब 4 ऑप्शन में ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है ऋषभ देव, तब हम लगाएंगे महावीर स्वामी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख्याति इन्हीं के समय में मिली थी जैन धर्म को। क्लियर है ना। अगर ऋषभ देव ऑप्शन मिलता है और संस्थापक पूछते हैं तो ऋषभ देव रहेंगे, और वास्तविक संस्थापक पूछे जाएं तो वास्तविक संस्थापक वही संस्थापक माना जाता है जिसने बहुत ज़्यादा उसमें काम किया हो, बहुत ज़्यादा उत्थान पर उस चीज़ को लेकर गया हो, तो वो रहेंगे महावीर स्वामी। उम्मीद कर रही हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर कमेंट में आप लोग बहस मत करिएगा, बहुत बहस करते हैं इस चीज़ को लेकर के, जबकि मैं क्लियर कर देती हूँ फिर भी पता नहीं किस एटीट्यूड में आप लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। देखिए आप लोग के प्रश्न पूछने से कोई परेशानी नहीं है, प्रश्न पूछिए, लेकिन एक चीज़ को अपने माइंड में सेट करिए, चाहे आपकी कोई पब्लिकेशन हो, बुक हो गई किसी पब्लिकेशन की, या फिर आपकी सीरीज़ हो गई जैसे पवन और राजन, बहुत सारे मिसप्रिंट हैं इसमें, तो उसको लेकर बहस मत किया करो प्लीज़, ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग भी कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, आंसर्स जो हैं आपके क्लियर कर देते हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे रहते हैं जिसमें कभी कभार 2 आंसर ठीक रहते हैं, तो फिर आपकी उसमें वो है कि आप किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पर आप ये मत कहा करो कि यहाँ पर ये है, पवन में ये है, राजन में ये है। पवन राजन में काफ़ी सारे आपके आंसर्स ऐसे दिए गए हैं जो सीधा सीधा आपको गलत मिलेगा। बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने खुद पढ़े होंगे, खुद देखे होंगे। चलिए छोड़िए उस बात को, आगे आते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, हमारा उत्तर प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, गुटनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है वो है सांप्रदायिकता की, जैसे जातिवाद वगैरह हो गया, ये भी इसी में आ जाएगा चुनौती में, ठीक है। वेरी शॉर्ट में आए तो जातिवाद को ऐड कर सकते हो वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो इसको याद करने की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। पृथ्वी के नज़दीक कौन होगा, जो पृथ्वी की बहन होगी। सबके नज़दीक क्या होती हैं, खुद की बहनें होती हैं ना सभी के नज़दीक, तो सीधी सी बात है पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र है। तो पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा हो गया, शुक्र। बस आप अटके होगे किस किस में, शुक्र और मंगल के बीच में फंसे हुए, क्योंकि जो पृथ्वी है वो शुक्र और मंगल के बीच ही स्थित है। अगर इन 2 ग्रहों में पूछी जाए तो पृथ्वी शुक्र के पास पड़ती है, ठीक है, यानी कि अपनी बहन के पास। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, किसको, शुक्र को। ये नग्न आँखों से दिखाई देता है, सुबह शाम के समय अगर आप देखो तो शुक्र ग्रह आपको दिखाई देगा। अगला आपका प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे, उत्तर पाषाण, कांस्य युग, लौह युग, ताम्र पाषाण युग। तो हड़प्पा के जो निवासी थे वो थे कांस्य युग में, यानी कि ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। वेद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ, ईश्वर की स्तुति। तो वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी कि ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर शाब्दिक अर्थ पूछा है वेद का, तो ज्ञान होगा शाब्दिक अर्थ। अगला है क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है केरल, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु। तो भारत की जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो है गुजरात की, और सबसे कम तटीय रेखा पूछी जाती है तो वो किसकी है, गोवा की। सबसे कम रहती है तटीय रेखा इसकी, बहुत छोटा है आपका गोवा। अगला है कैनियन दर्रा का निर्माण होता है नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा। तो कैनियन दर्रे का निर्माण है जहाँ तक वो होता है नदी के द्वारा। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल। तो आपका जो मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं वो किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, यानी कि आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, एकात्मक, दो दलीय, बहुदलीय या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, आपकी बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है। तो पंचायत समिति जो गठित की जाती है वो की जाती है ब्लॉक स्तर पर। त्रिस्तरीय जो आपने त्रिस्तरीय जो पढ़ी होगी पंचायत व्यवस्था, उसमें आता है आपका ब्लॉक स्तर। पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक स्तर पर काम करती है। इसका ऑप्शन भी शायद या तो उसकी बुक में या पवन की या कहीं पर ग्राम दिया है, करेक्ट कर लेना उसको। अगला है आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। किसका कथन है ये, प्रो घाटे का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, प्रो कार का, रेप्सन का। बताइए किसका कथन है ये। तो ये है आपका रेप्सन का कथन, यानी कि फर्स्ट का आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, पहिए का आविष्कार, आग की खोज, कृषि का आरंभ, स्थायी जीवन की शुरुआत। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था पुरा पाषाण में हमने आग की खोज की हुई है, और आग का हमने जो प्रयोग करना सीखा था ढंग से वो हम नव पाषाण में सीख पाए थे। खोज हमने पुरा पाषाण में ही कर ली थी, ध्यान रखिएगा, खोज की है पुरा पाषाण काल में। पहिए की और कृषि की खोज किसने की है, तो अगले प्रश्न को पहले क्लियर कर लेती हूँ। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में। तो पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में, कृषि का प्रारंभ भी किस में हुआ है, नव पाषाण काल में। दोनों सेम सेम है, याद हो गए होंगे अभी तक। अगला है, महापाषाण का तात्पर्य है धार्मिक अनुष्ठान से, उपकरणों से, पर्वत श्रृंखला से या समाधियों से। तो महापाषाण का जो आपका तात्पर्य रहेगा वो किससे रहेगा, समाधियों से, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम का अर्थ है यज्ञ, मंत्र, स्तुति या फिर गान। सामवेद जो बना हुआ है किसका वर्णन है, संगीत का, यानी कि गीत का। तो आंसर साम का क्या रहेगा, गान, डी ऑप्शन। वेदांग कितने हैं, 7, 6, 5, 3। तो वेदांग होते हैं 6, वेदों की संख्या है 4, पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, और उपनिषद की अगर संख्या पूछी जाती है तो आपके 108 उपनिषद हैं। क्लियर, वेद हैं 4, पुराण है 18, वेदांग हैं 6 और 108 उपनिषद। अगला है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है कुलप, ग्रामिक, ग्रामणी या विशपति। तो वैदिक ग्राम का जो मुखिया होता था वो कहलाता था ग्रामणी। नेक्स्ट आपका 8 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था, गेहूं, चावल, जौ या उपर्युक्त सभी। तो इनका जो भोजन था गेहूं भी था, जौ भी था, चावल भी आ जाएगा उसमें, और आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है सोने का अर्थ में, चांदी के अर्थ में, तांबे के अर्थ में या लोहे के अर्थ में। तो जो अयस शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है ये प्रयोग किया गया है तांबे के अर्थ में। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे के अर्थ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 10th क्वेश्चन है, अभिधम्ब पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो जो अभिधम्ब पिटक है वो आपका जो आया था वो आया था तृतीय बौद्ध संगीति में। अच्छा ये बताइए, तृतीय बौद्ध संगति में जो थी वो किस राजा के शासनकाल में हुई थी, और जो आपके अध्यक्ष थे वहाँ पर वो कौन वहाँ पर अध्यक्ष थे और किस जगह पर हुई। 3 आपके आंसर हैं। अगर आप लोगों को ये जो चारों बौद्ध संगति हैं इनके बारे में नहीं पता है
तो चैनल पर आपको ये क्लास मिल जाएगी। चारों बहुत संगतियाँ आपके सर ने बहुत अच्छी से करवाई हैं और शायद मैंने इसकी शॉर्ट्स में भी एक आपको वीडियो अपलोड की थी, आप चाहें तो वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का मुखिया है पृथ्वी, चंद्रमा, शनि और सूर्य। तो सौर मंडल का जो मुखिया है वो है सूर्य। विश्व का सबसे गहरा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त पूछा जाता है वो इसी में आता है। अगला है, नासा की स्थापना हुई 1958 में, 1959 में, 1957 में या 1956 में। तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। नगर पंचायत का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष का, यानी कि आपका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मेयर। तो नगर निगम का सर्वोच्च पदाधिकारी मेयर कहलाता है, इसको महापौर भी कहते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो लगभग आपके 60 क्वेश्चन हो गए हैं। 2016 के 2 पेपर, एक 17 का पेपर और एक 18 का, यानी कि 4 पेपर कराए हैं। 4 पेपर में 15-15 क्वेश्चन, आपके 60 क्वेश्चन रहे। बताइएगा 60 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा है। ऐसे ही जुड़े रहिए और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आज क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपकी अगली क्लास में जिसमें हम 2019 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।